स्पीड ग्रुप मसाला में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और शाम को जीव विज्ञान। तो हम लोग 60 दिनों में एक सब्जेक्ट सुबह, एक सब्जेक्ट शाम को स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह आपको प्राचीन इतिहास 7 बजे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा और शाम 4 बजे जीव विज्ञान, उसमें भी 2 पेज इसमें, यानी कि प्रतिदिन हम लोग लूसेंट का 4 पेज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। महाभारत एवं पुराणों में भारतवर्ष को क्या कहा गया है? भारतवर्ष को क्या गया? भारतों का देश क्या बोला गया? भारतों का देश। और यहाँ के निवासियों के क्या बोला गया है? तो भारतीय बताया गया है, अर्थात भारत का संतान। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इन्हें हिंदू नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु न कहकर हिंदू कहने लगे। तो ईरानियों के द्वारा क्या कहा गया? सिंधु नदी के नाम पर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब क्या कहते थे? हिंद कहते थे। और यूनानी क्या कहते थे? तो इंदे कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहे जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। हिंदुस्तान शब्द का हिंदू शब्द कौन सी भाषा से बना हुआ? तो फारसी शब्द से बना हुआ है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम रखा। भारत को अंग्रेज़ों ने क्या नाम रखा? तो इंडिया। तो यूनान इंडिया मतलब इंदे किसका? तो यूनान शब्द से लिया गया है। पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। नोट में पढ़ते हैं। भारत का जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, जो इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशियाड, निग्रोइड और मंगोलियाड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मुख्य जानकारी के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमें इतिहास के जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है? तो धर्म ग्रंथ से मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, विदेशियों का विवरण से मिलता है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलता है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है, जिसके संकलन कौन है? तो महर्षि कृष्ण देवाचार्य वेद व्यास को माना जाता है। जिससे संकलन करता कौन है? तो आपके वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुंडकम का उपदेश देते हैं। वेद व्यास क्या कहते हैं? वासुदेव कुंडकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। चारों वेदों को क्या कहा गया है? तो संहिता कहा गया है। फर्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 1462 रचनाएँ हैं। इस वेद की रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो अब आपको
ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 1462 रचनाएं हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री मंत्र की समाप्ति गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कुछ है तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रमुख गायत्री मंत्र है। कौन? तीसरे मंडल में गायत्री मंडल और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखाओं को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। चतुष्ण वर्णीय समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति से है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऋग्वेद के कई परीक्षाओं में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किससे? तो अधन्य किसको बोला गया? तो गाय को क्या बोला गया? अधन्य मतलब नहीं मारने योग्य। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय और दायित्वों के कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहेंगे? तो ईसवी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अगर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कितना में हो रहा है? 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु कितना हो रही है? 483 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। सबसे ज़्यादा किन के लिए है? तो इंद्र के लिए, इंद्र भगवान के लिए 250, उसके बाद सूर्य भगवान के लिए रचनाओं की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के प्रयोग के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट वेद आपका है यजुर्वेद। ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा रचित हो गया, जिसमें तीसरे मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया, जो सोम देवता के बारे में गायत्री में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के बारे में बताया गया है, जो 10वें मंडल में है। और ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोला गया? तो होत्री कहा गया है। और अधन्य किसको बोला गया है? तो गाय को, यानी अधन्य मतलब बोले तो नहीं मारने योग्य, यानी कि मूल्यवान वस्तु के रूप में जाना गया है। और एक था ईसवी और एक ईसा पूर्व। ईसवी किसको बोलेंगे? ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी बोलेंगे। ईसा पूर्व किसको बोलेंगे? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व बोलेंगे। यह है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन को यजुर्वेद कहते हैं। मंत्रों एवं बलि के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या बोलेंगे? तो अर्धायु के बोलेंगे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसके बलिदान विधि का ही वर्णन है। एक ऐसा ही वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, तो यजुर्वेद में वह कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों है? तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदातृ कहा गया है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान बजान, यंत्रों मंत्रों के माध्यम से गान बजान किया गया। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा गया? उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जनक किस वेद को बोला जाता है? तो सामवेद को बोला जाता है। यह यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब अथर्ववेद पढ़ते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। अथर्ववेद किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद में भी प्राचीनतर हैं।
अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। वह कौन सा ऐसा वेद है जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अंधविश्वास का विवरण किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और कन्याओं के जन्म की निंदा किस में किया गया है? तो अथर्ववेद में ही किया गया है। पृथ्वी सूत्र अथर्ववेद का प्राधिनेति सूक्ति माना गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय की तो राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियाँ एवं औषधियाँ, सर्प, वशीकरण आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित की कुरुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को क्या गया? कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद बोलेगा तो ऋग्वेद होगा और सबसे लास्ट वेद कौन हो जाएगा? तो अथर्ववेद हो गया। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसमें सूर्य देवता को समर्पित सावित्री मंत्र के बारे में बताया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छूत के बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार आपका सामवेद हो गया। सामवेद में गाना बजाना हो गया। और अथर्ववेद हो गया तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद हो गया। और एक और वेद था आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपका क्या मंत्रों एवं बलि के उच्चारण का पाठ्य मिलता है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो होत्री कहा गया है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धायु कहते हैं और सामवेद को पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं। और सबसे लास्ट वेद का नाम पूछेगा तो हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। तो ये आपका रिवीजन हो गया। अब चलिए स्टार्ट फिर से करते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए कुछ वेदांतों की रचना हुई है जिसे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमर्स, इसके रचयिता कौन है? तो लोमर्स तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है जिसमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे क्या है? प्राचीन एवं मान्यानिक है। आपका 3 याद कर रख सकते हैं। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ये आपका 3 यहाँ पर हो गया। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। और वायु पुराण किस पुराण से होती है? तो वायु पुराण। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी का प्रमुख पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। और मौर्य वंश का किस पुराण से जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार आपका पुराण कंप्लीट होता है और आगे बढ़ते हैं। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना एवं सबसे प्राचीन प्रमाण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। पुराणों को किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको संस्कृत में लिखा गया है। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है वे भी पुराण सुन सकते थे। आप पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं। स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा प्रमुख दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धनांगिनी कहा गया है। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया। ये आपका क्या हो गया? इम्पोर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद मुनि गुप्त वंश विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जातक में बुद्ध भगवान के किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है? तो आपका हो जाएगा जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी के बारे में वर्णित है।
हीनयान और महायान बौद्ध धर्म में दो बंटते हैं। तो हीनयान क्या है, जो देवता के रूप में नहीं मानते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे। और महायान क्या करते थे, महायान कनिष्क के समाधि थी, जो देवताओं को पूजा पाठ में विश्वास करते थे। तो जातक में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथा वस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है, तो आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कैसे मिलता है, तो कल्पसूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समयों के साथ उसके संबंध का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ मुद्दा देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। चाणक्य को कहीं क्या बोला गया है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त बोला गया। इसमें 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन है, जिसका संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में स्थित है। अरबों का सिंध विजय पर वृत्तांत किस में स्थित है, तो चचनामा में है। लेखक कौन है, तो अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का जानकारी के बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी रोमन लेखक। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ यूनानी लेखकों द्वारा मिलता है। टेसियस यह ईरान का एक राजवैद्य था। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध में वर्णन किया, परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाला नेरियाकस एवं आर्नेसिक्टिस तथा ऑस्ट्रिया का विवरण भी अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटस का दूत था। मेगास्थनीज कौन था, तो यह सेल्यूकस निकेटस का दूत था। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज में संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटस का दूत था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, तो इंडिका। इंडिका के बारे में क्या लिखा गया है, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था, सीरियस नरेश अंतियोकस का दूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायनोसियस का मिस्र नरेश टॉमली फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। डोबेनियस किसके अर्थी में आया था, तो अशोक के दरबार में आया था। टॉमली फिलेडेल्फस का राजदूत था। नेक्स्ट टॉमली, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। टॉमली कौन क्या लिखा, तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा टॉमली को बताया। पिपली, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब नेक्स्ट है चीनी यात्री फायान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के समय आया था। इसने अपनी यात्रा विवरण में मध्य प्रदेश के समाज कल्याण के बारे में वर्णन किया है। इसने 14 वर्ष तक भारत में रहा। तो फायान किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आ रहा, 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्र की। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट है, हेनसांग किसका शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग ने चीन में भारत के प्रस्ताव के लगभग 1 वर्ष के बाद पुनः भारतीय राज्य के पीछे पहुंचे। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गए। बिहार के नालंदा में हेनसांग अपना शिक्षा कहाँ लिया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में
अध्ययन करते हैं। भारत में बहुत कर लिए गए इसका भ्रमण सीयूस की इनका जानकारी सीयू की नामक पुस्तक में 112 श्री राष्ट्रपति सामाजिक राजनीति को वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा सुग्राह इंसान के बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया है। नेक्स्ट देते हैं इंसान के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को थे आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत सिंह यह 7वीं शताब्दी से पूर्व में भारत में आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विक्रमशिला 10 का वर्णन किया। इत सिंह के द्वारा भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और जैसे विश्वविद्यालय को चयन किया है। अब अरबी लेखक कौन कौन है? अलबरूनी क्या? महमूद गजनी के साथ भारत अरबी में लिखी गई उसके फिर किताब उल हिंद यह था तहकीब ए हिंद भारत खोज आज के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमती रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, वार्ताल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि के संबंध में इसने राजपूत कालीन से वहाँ धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इबन बतूता का एक पुस्तक है रहेला। इसका द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इतराबितांत रहेला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत से जानकारी मिलती है। 1333 में दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के काजी नियुक्त किया गया था। इबन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का क्या किया? काजी नियुक्त किया। काजी किसको बोलते हैं? तो अति को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अन्य लेखक के नाम देखा जाए तो अन्य लेखक में तारकनाथ आ जाएंगे और आपके लिए जूम करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तारकनाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोग किया। भारतीय संबंधी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर एडमंड कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के शास्त्र का पितामह किसे बोला जाता है? तो कनिंघम को बोला जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई के वैदिक देवता मित्र वरुण और का नाम मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजपूत हुलियोडोमस हिस्सा से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा में किया गया। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में किया गया? हाथी गुफा में किया गया। सर्वप्रथम देवहिद्र की जानकारी देने वाले सहागर इसने लेखों में सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी कितने भागरू स्तंभ से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। और रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किससे मिलती है? मंदसौर से अभिलेखों से प्राप्त होती है। कश्मीरी पाषाण पुरातत्व बुर्ज होम से गड्ढे खले जिसे उत्तरी श्रेणियों के साथ बुर्ज होम से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्का कहा जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? कपड़ना कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों के क्या बोलते हैं? तो आहत सिक्के के रूप में जाना जाता था। इसे क्या बोलते हैं? प्रशापणम। सर्वप्रथम सिक्कों का लेखा करने के लिए शासकों को लेकर जाता है। समुद्र को बिना बजाते मूर्ति के सिक्के में उसको संगीत का प्रेमी कहा गया है। एरिक मेडू पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के से प्राप्त है। सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलेशिया इंडिया जबरदस्त हुआ था। हाथी गुफा महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवेल जूनागढ़ रुद्रदामन नासिक गौतम बलश्री नासिक गौतम बलश्री प्रयागराज समुद्रगुप्त एहोल पुलकेशिन द्वितीय मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्धन। मंदसौर कौन होगा? मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर के प्रतिहार नरेश भोज हो गया। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल विजय सिंह अभिलेख और शासक है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग खारवेल जूनागढ़ रुद्रदामन जूनागढ़ गिरना रुद्रदामन नासिक गौतमी बलश्री प्रयाग समुद्रगुप्त एहोल पुलकेशिन द्वितीय मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्धन ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन को किया जाता है एपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारतीय मंदिर की कला को नागर शैली। उत्तर भारत में कैसी है? नागर शैली। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली होती है। दक्षिण भारत मंदिर को नागर शैली द्रविड़ शैली का प्रभाव तो इसे बेसर शैली कहते हैं। जहाँ नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव होता है बेसर शैली कहा जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली का कहलाता है। यह मंदिर 4 शहर मंदिर से होता है। पंचायतन मंदिर को उदाहरण है कम कंदारिया महादेव मंदिर खुजराहो ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर लक्ष्मण मंदिर लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर है। दशावतार मंदिर कहाँ? देवगढ़ उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये आपको पूछ सकता है। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। गुंडेश्वर मंदिर कहाँ? महाराष्ट्र। महादेव मंदिर खुजराहो का मंदिर लक्ष्मण मंदिर। इस प्रकार हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप लोग के लिए हम 25 मिनट और 20 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।